बीजेपी अपने आप को जिता लेगी, हाँ। नीतीश कुमार को खत्म कर देगी बिहार से। अच्छा, ज्यादा मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि भाजपा मतलब हिंदू की सरकार। हाँ। तो ये सवाल उठ जाता है कि आप इतने हितैषी मुसलमानों के क्यों बन रहे हो, और आजकल गरीब शायद ज्यादा ही मुसलमानों के क्यों बन रहे हो? मुसलमानों के हितैषी नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। हाँ। एक और स्टेटमेंट दी थी कि मैं ईद पर मुसलमानों के घर जाता था, हमारे घर खाना नहीं बनता था, हम वहीं पर खाना खाते थे। कि सरकार इस जमीन को लेकर के चाहती है कि वह अडानी और अंबानी इन सबको दे। आखिर सरकार की मंशा इसके पीछे है क्या? क्योंकि उन्होंने बोल तो दिया कि हम गरीब मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। तो पहले जो मैंने बिहार का परिणाम बता देगा कि नीतीश कुमार अब राजनीति में बचेंगे या चले। नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं और आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच पत्रकार विवेक यादव आज मौजूद हैं। जमीन पर रहते हैं, तमाम चीजों को देखते हैं, अलग अलग मुद्दों पर लोगों से राय लेते हैं, लोगों के बीच उतरते हैं, तो ये जानने को मिलता है कि आखिरकार लोगों के मन की बातें क्या है, लोग इस देश के क्या चाहते हैं। और ये सारी चीजें आज विवेक से हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो वक्फ बिल पर बात करेंगे। लोकसभा में और राज्यसभा में वक्फ बिल को ज्यादातर वोटिंग मिल गई है और दोनों में ही वक्फ बिल पास हो चुका है। यानी कि नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा, पूरी सरकार ये चाहती थी कि वक्फ बिल पास हो जाए, संशोधन उसमें कर दिया जाए। विवेक, सबसे पहले सवाल मैं यही पूछूंगी कि वक्फ बिल जब पास हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में, एक तरफ तो लग रहा था कि शायद वोटिंग नहीं मिलेगी और बॉर्डर पर ही हुआ है। अगर आप लोकसभा की वोटिंग देखेंगे तो एकदम बॉर्डर पर ही वोटिंग मिली है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है विपक्ष की वोटिंग में और पक्ष की वोटिंग में। तो पारित होने से सरकार को क्या फायदा? ये बहुत लोगों के मन में सवाल है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस चीज से क्या फायदा होने वाला है कि वो वक्फ बिल में संशोधन करना चाहती है। फायदा ये है कि आपको मालूम है कि रेलवे के बाद या फिर हमारी आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो इस समय पर वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा संस्थान है जिसपे आरोप लगते हैं कि वो पूरे के पूरे गांव को वक्फ की जमीन घोषित कर देता है। ये कुछ इस तरीके की बातें निकल के आती हैं। उसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि भैया इसमें संशोधन की जरूरत है। और सबसे मेन जो कारण जो दिखाई दिया गया कि जो गरीब मुसलमान है, मान के चलिए मैं एक मुस्लिम व्यक्ति हूँ और मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं दान देना चाहता हूँ, तो मुसलमान ज्यादातर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम कर जाता है। तो इसमें जो वक्फ बोर्ड पर आरोप लगा है वो धांधली का ये लगा है कि जो अमीर मुसलमान है, जो वक्फ बोर्ड के अंदर काम करते हैं, जो वक्फ बोर्ड के संस्थापक है या फिर जो हिस्सेदार है, वह इस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से बेच देते हैं, सही से यूज नहीं हो पाता। और जो व्यक्ति खुद मतलब देना चाह रहा है कि हाँ मैं किसी गरीब के लिए या फिर अच्छे कार्य के लिए इस चीज को आगे बढ़ा देता हूँ, तो इनका आरोप लगता है कि इसका व्यापार होता है इस जमीन का, और वक्फ के पास इतनी जमीन है कि उसका कहीं से डेटा नहीं पाता है। तो ये जो कारण है, इसकी वजह से सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। और सरकार पर इस समय पे ये आरोप है कि सरकार इस जमीन को लेकर के चाहती है कि वह अडानी और अंबानी इन सबको दे। मतलब यहाँ पर भी आपने अडानी और अंबानी जोड़, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने देखा हो चाहे संजय सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो। संजय सिंह और अखिलेश यादव सबसे ज्यादा दाढ़ है इस पर। इमरान प्रतापगढ़ी हो, इमरान प्रतापगढ़ी की भी यही भाषा शैली है। उसके बाद तमाम जो वहां पे संसद हो चाहे लोकसभा हो, वहां सभी ने यही बोला है कि इनका मेन उद्देश्य यही है कि इस जमीन को लेकर के अपने जो दो मित्र हैं जो सरकार पे आरोप लगा रहा है विपक्ष, उनको देना है। मतलब नजर है कहीं ना कहीं पूरी सरकार की जमीन पर। और अगर एक डेटा भी निकाला जाए तो तीसरे नंबर पर आती है वक्फ बोर्ड की जमीन, जो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा ऐसा बोर्ड है जिसपे है। रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है, आर्मी के पास हमारी सबसे ज्यादा जमीन है, उसके बाद वक्फ बोर्ड का नंबर आता है। तो आप सोचिए कि इतनी जमीन जिसके पास है तो उसकी जमीन का डेटा कैसे है, जबकि सरकार के ही लोगों ने बोला था कि इस पे हम सारी चीजें चर्चा कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आ जाना, तो सबसे मेन आप बोल रहे हो इसमें फायदा किसको है, नुकसान किसको है? तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि सरकार पे ये आरोप लग रहे हैं। ठीक है, अब इसमें फायदा है नुकसान है वो तो समय बताएगा। अब सरकार कह रही है इससे जो गरीब मुसलमान है हम उनकी मदद कर सकते हैं, गरीब मुसलमान की मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठ जाता है कि वो सरकार जिसके अंदर 2 या 3 बंदे हैं जो मुसलमान हैं,
आप समझ सकते हो उसमें, हाँ, पूरी भाजपा के अंदर 2 या 4 गिने चुने नाम है जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हाँ। और उनकी वो इतनी ज्यादा मदद करना चाहते हैं, तो हाँ। सवाल ये उठता है कि मुसलमानों की ज्यादा मदद क्यों करनी है, हाँ। जब वो मोदी जी या योगी जी या फिर भाजपा कहती है कि हम हिंदू की सरकार है, हिंदू ज्यादा मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि भाजपा मतलब हिंदू की सरकार, हाँ। तो ये सवाल उठ जाता है कि आप इतने हितैषी मुसलमानों के क्यों बन रहे हो, और आजकल शायद ज्यादा ही मुसलमानों के हितैषी नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। एक और स्टेटमेंट दी थी कि मैं ईद पर मुसलमानों के घर जाता था, हमारे घर खाना नहीं बनता था, हम वहीं पर खाना खाते थे मुसलमान के घर। वहीं पे योगी जी की अलग स्टेटमेंट आती है, वह नाम बदलने से लेकर के आजकल जो नवरात्रि का समय वहाँ मीट बंद करने, मतलब तमाम उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है और ऊपर देखा जाए तो वह राजनीति अलग है। तो यहाँ 2 सवाल उठ जाते हैं। सबसे मेन इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है चंद्रबाबू नायडू, हाँ, नीतीश कुमार, उसके बाद चिराग पासवान, उसके बाद आपके जयंत चौधरी। ये 4 नाम ऐसे हैं जिनको सेकुलर कहा जाता है कि इसी पर ही मैं आ रही थी। मेरा एक सवाल, इनको सभी समुदाय का वोट मिलता है, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे मतलब कोई भी हो, दलित वाले। पर आंध्र प्रदेश में ज्यादातर मुसलमान वोट जो है वो नायडू के पास है और बिहार में नीतीश कुमार के पास है। इन दोनों को जो टैग लगा हुआ था वह सेकुलरिज्म का था कि भाई ये सेकुलर नेता है, इनको सबका वोट मिलता है। इवन आप ये चीज नोटिस करोगे कि नीतीश कुमार का 30 से 40% वोट मुस्लिम समुदाय से आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों का आज से 2 महीने पहले बिल पर इनके जो नेता गण है वो रहे थे कि हाँ वो साफ नकार रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू का ये बयान था कि हम तो वक्फ बोर्ड को हमेशा हमने समर्थन दिया है, हमने हमेशा सुरक्षित किया है इसको, हमने हमेशा इसकी रक्षा करी है और आगे भी करते रहेंगे। वहीं नीतीश कुमार भी ये कह रहे थे कि भाई सभी जो मस्जिद है, दरगाह है, वैसी ही रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनके बयानों से ये लग रहा था कि ये लोग समर्थन नहीं देंगे, और अभी तो बिहार में चुनाव भी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसी पे आना चाह रहा हूँ। तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यही हो गया है, क्या नीतीश कुमार को इस वजह से खात्मा अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ जो मामला है वो बिहार के अंदर भी अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, बिल्कुल है, जो उन्हें वोट देती है वो भी उससे आहत है, बिल्कुल है। लेकिन जैसे सरकार बोल रही है कि हम गरीबों के हित कर रहे हैं, जो छोटा गरीब मुसलमान सबसे ज्यादा उस पे ही उन्होंने गरीब मुसलमान महिला, ये गरीब हिंदू गरीब मुसलमानों के नाम पर ही सरकार बना लेते हैं, ऐसा लग रहा है। जो भी है वो सरकार बताएगी कि क्या है, क्योंकि स्पष्टीकरण तो कुछ हो नहीं रहा है। विपक्ष जो है काफी नेताओं ने इसको पूर्ण मना कर दिया है, पूर्ण रूप से बोला कि हम इसका समर्थन कभी नहीं करेंगे, यह सिर्फ जमीन हथियाने का एक तरीका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर 22 लोगों की उसमें कमेटी बनती है तो उसमें से 10 से 12 लोग आप गैर मुस्लिम रखोगे। तो संजय सिंह ने इस पर सवाल भी उठाया, क्या गुरुद्वारा की कमेटी में कोई नॉन मुस्लिम आप ऐड कर सकते हो, चर्च की कमेटी में, और सबसे मेन क्या आप राम मंदिर की कमेटी में किसी मुसलमान को ऐड कर सकते हो या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक नेता ने तो ये भी कहा कि विपक्ष के ही बड़े नेता हैं, सदन में ही कहा कि चलिए हम इसको समर्थन दे भी देंगे, पर नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के लिए, तो आप उस चीज को समझाइए। आप उस चीज को समझा भी नहीं रहे हैं और बिल भी लागू कर रहे हैं। देखिए इस चीज का परिणाम क्या है आगे चल के पता चलेगा। लेकिन संजय सिंह ने एक और बात कही कि वक्फ बोर्ड अभी मुसलमानों की बारी है, उसके बाद शायद ये मंदिर का तो एक तरीके से सारी कमेटी अपने अंडर ले ली है, उसके बाद शायद सिख समाज की जितने गुरुद्वारा है उन पर भी कोई कार्रवाई हो, फिर चर्च की भी बात करी उन्होंने। तो एक तरीके से ये भी सवाल उठता है क्या ये एक एक करके सबको इस तरीके से मतलब हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि ये सारी धर्म की चीजें हैं, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, इस पर अगर सरकार कोई काम करती है तो इसमें बहुत, क्योंकि ये सब संगठन का काम होता है, जो धार्मिक संगठन अपने चलाते हैं उन लोगों का काम होता है। तो इस पर अब राजनीति हो रही है, तो ये समझना बड़ा पेचीदा हो गया कि आखिर सरकार की मंशा इसके पीछे है क्या, क्योंकि उन्होंने बोल तो दिया कि हम गरीब मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। तो पहले जो मैंने सबसे मेन रोल तो नायडू और नीतीश कुमार ने जो अदा किया है, ऐसा क्या मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि पर्दे के पीछे कोई डील हुई हो, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, जो बातें सुनने में आ रही है वही हम जनता को बताएंगे। बड़े बड़े लोगों का यही कहना है कि एक तो होती है भैया ईडी सीबीआई की मार, ऊपर से होता है पैसे का लालच। तो ये दोनों चीजें उन पर चल रही हैं, शायद इस वजह से वह वो फैसले ले रहे हैं जो उनके हित में नहीं हो। और बिहार का परिणाम बता देगा कि नीतीश कुमार अब राजनीति में बचेंगे या चले जाएंगे।
पर जब ये चीज नीतीश कुमार को पता थी कि बिहार में ऐसे परिणाम आएंगे तो उन्होंने समर्थन क्यों ही दिया? मतलब वो चाहते भी हैं कि भाई गद्दी पर भी रहें, वापसी आ जाए, और फिर समर्थन भी दे रहे हैं। तो कुछ झोल तो नहीं है कि उन्हें नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर भरोसा है कि वो उन्हें जिता ही देगी, चाहे वो कैसे भी हेर फेर कर जिताए? नहीं, बीजेपी अपने आप को जिता लेगी। हाँ। नीतीश कुमार को खत्म कर देगी बिहार से। अच्छा। आप बीच में आपने नोटिस किया होगा तो अच्छा। बिहार के अंदर जो भाजपा के जो नेता है उन्होंने ये बोला था कि संपूर्ण बिहार को हम जब सुरक्षित मानेंगे, अच्छा मानेंगे, जब यहाँ संपूर्ण रूप से भाजपा की सरकार आएगी, ना कि गठबंधन की सरकार आएगी। ये भाजपा के नेता कह रहे हैं उस पर। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स वहां पर कितनी ज्यादा खेली जा रही है। एक तरफ से जो बिहार में जो भाजपा की लॉबी है वो नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है। हाँ। ऊपर से मोदी जी ने दबाव दे दिया है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले नीतीश कुमार ना चाहते हुए भी ऐसी कागजों पे साइन कर रहे हैं कि वो अपना पतन शुरू मतलब खुद से ही कर रहे हैं। वो तो स्वभाव ही उनका ऐसा है। आजकल ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है, खड़े खड़े राजस्थान में तालियां बजा रहे हैं। एक और नेता है चिराग पासवान। अच्छी खासी पार्टी है बिहार के अंदर, उनका अच्छा वक्त है। वह भी एक तरीके से एक दलित समाज से आते हैं। ऊपर से जो राजनीति है उनकी भी थोड़ा माइनॉरिटीज उनके पास है और थोड़े से दलित वोटर है। अब वहां पर भी सवाल उनकी राजनीति में उठता है क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं कभी भी धार्मिक जो मुद्दे हैं इन पर पॉलिटिक्स नहीं करता। लेकिन वक्फ बोर्ड भी एक धार्मिक चीज थी, आपने समर्थन दे दिया है। तो आप पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि पर उनके बयान तो कुछ और ही आ रहे हैं। ये सब व्यर्थ है, इस पर चर्चा मैं भी वही कह रहा हूँ कि इनकी दो तरह की जो सोच है या दबाव है, यही तो सबसे बड़ा सामंजस्य। मतलब इनके मन में कुछ है पर दबाव के कारण वो चीज को ये लागू नहीं कर पा रहे हैं। सेम हाल यहाँ पे आपके जो जयंत चौधरी है उनका भी है। जयंत चौधरी एक समय पे मोदी जी के खिलाफ थे। हाँ, बिल्कुल। आपने देखा किसान आंदोलन, बिल्कुल किसान आंदोलन में वही से पहचान भी सबसे ज्यादा मिली। जयंत चौधरी नेतृत्व कर रहे थे, किसान के हक की बात कर रहे थे, लेकिन एकदम से पता नहीं ऐसी क्या चीज आती है, क्या हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि मुझे चौधरी चरण सिंह की जो छवि है वह मोदी जी में नजर आती है। तो ये हजम करने वाली बातें नहीं है।